बहुत सारे कवि, कवित्रियाँ ऐसे लिख रहे हैं कि ऐसे एक लाइन चल रही है तो जो लाइन ब्रेक है, वो किसी फुल स्टॉप के साथ नहीं चल रहा। मैं साहित्य के भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। वैसे भी मैं काफ़ी आशावादी आशावादी हूँ। हूँ। एक अनुवादक के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? आजकल बहुत मैं जो अनुवाद पढ़ता हूँ और बहुत दुखी होता हूँ और सामान्य तौर पर जब मैं अनुदित किताबों पर अपने कार्यक्रम बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जब बोलता हूँ, तो अक्सर दुखी होकर और अफ़सोस के साथ बोलता हूँ कि बहुत सारी वर्तनी की त्रुटियाँ, बहुत सारी अनुवाद की त्रुटियाँ और बड़े-बड़े रचनाकार और बड़े-बड़े अनुवादकों से ऐसी भूल लगातार हो रही है। किस बात की हड़बड़ी है मुझे नहीं पता है। अ, इसलिए मेरे दिमाग में यह प्रश्न आया क्योंकि आप दोनों भाषाओं में अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद कर रही हैं और आपके अनुवाद कविताओं का अनुवाद सामान्य तौर पर अ, भी थोड़ा कठिन होता है। ऐसे देखने पे लगता है आसान है लेकिन है कठिन। तो एक अनुवादक के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? और क्या वजह है कि अनुवाद अगर खराब हो तो बहुत खटकता है? मतलब मुझे लगता है तो प्रकाशकों अ, को इस बात की जल्दी क्यों है कि वो खराब अनुवाद भी छाप देते हैं? ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि बाद में ना जो एडिटिंग होती है अनुवाद की, वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आपने अनुवाद तो कर लिया, आप सही हैं इस नाते भी कर लिया। एक बड़ी कठिन प्रक्रिया है एक सही शब्द चुनने की। जैसे कई बार जैसे आपने कहा, तो ये जो कविता आपने शुरू में पढ़ी थी, मुद्दा सिर्फ़ कदम ताल बनाए रखने का है, तो उसकी लाइन थी द इश्यू इज़ ओनली ऑफ कीपिंग पेस। अब पेस के लिए गति शब्द बहुत मिल जाता है, लेकिन बात गति की थी नहीं, किसी को किसी के आगे बढ़ना ही नहीं था। ये था कि साथ-साथ चल सकें। तो मुझे उसके लिए कदम ताल शब्द सूझा और मैंने उसका इस्तेमाल किया। कहने को हो सकता है कि इसमें बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुआ किसी से हमारा, जिसने कहा कि गति शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए था। हमने गति करके काट के कदम उसको ताल। कदम ताल किया, क्योंकि हमें लगा कि भाव वहाँ जा रहा है। तो एक तो समस्या ये है कि जब हम अनुवाद करते हैं, हम उसको गलत अनुवाद नहीं कह सकते कि शायद उसने जो लिखा गया है, उसको ज्यों का त्यों अनुवाद कर दिया। लेकिन अगर वो पढ़ने में हमारे अटक रहा है, अगर वो वाक्य संरचना अ, दूसरी भाषा की लग रही है, तब हिंदी का पाठक उसे कैसे आनंद लेगा उसका? ये भी दिक्कत है ना, कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे, आप कुछ पन्नों के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रवाह है, जैसे मूल लेखन में होता है, तो कुछ चीज़ें तो आपको मूल की भी बचानी पड़ती हैं। कभी-कभी हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि मूल भाषा का लेखक उस भाषा को कैसे बरतता है, हम जानना चाहते हैं। हो सकता है कि वो ट्विस्टेड वाक्य हों, लेकिन अगर वो करता है और अगर हम साध सकते हैं, जैसे जुगलबंदी की जब आप बात कर रहे थे, तो अंग्रेज़ी में इन दिनों ये चलन है कि फुल स्टॉप जो है वो लाइन के बीच में आ रहा है। बहुत सारे कवि, कवित्रियाँ ऐसे लिख रहे हैं कि ऐसे एक लाइन चल रही है तो जो लाइन ब्रेक है, वो किसी फुल स्टॉप के साथ नहीं चल रहा। तो वो बीचों-बीच आएगा और फिर आगे लाइन बढ़ेगी। लेकिन जब मैं अनुवाद कर रही थी, मुझे वो हिंदी की प्रकृति के बिल्कुल अनुकूल ही नहीं लगा। तो मैंने अगर पूर्ण विराम नहीं दिया और मैं लेखक की बात को भी बचाना चाह रही थी, मैंने वहाँ लाइन बदल दी। तो एक ही लाइन 2 लाइनों में आ गई, लेकिन ये मुझसे ना हो सका कि जिसे कहना चाहिए कि मैं पूर्ण बीच विराम। में पूर्ण विराम लगा दूँ। अ, लेकिन हो सकता है कि जो अंग्रेजी की मूल कविता की तरह ही उसे देखना चाहता है कि उस कविता में क्या हो रहा है, वो पूर्ण विराम बीच में ढूँढ रहा हो। लेकिन ये अनुवादक की अपनी थोड़ी जो स्वतंत्रता होती है,
भारत में वो अनुवादकों की क्या स्थिति है? आप किस रूप में देखती हैं? क्या अनुवादक को उसके काम का, उसके श्रम का पारितोषिक मान मिल रहा है? एक्चुअली अनुवाद जितना भी हम करते हैं ना, वो अपने पैशन के लिए ही करते हैं, क्योंकि पारितोषिक मतलब जो इंडस्ट्री के फिगर्स हैं, उनको अगर आप सुनेंगे तो हार्पर कॉलिन्स के जो मार्केटिंग के लोग हैं, वो बताते हैं कि हमारी 33% किताबें पिछले साल जो बिकीं, वो अनूदित किताबें थीं। और निश्चित रूप से अगर हार्पर कॉलिन्स या पेंगुइन कोई अनुवाद कराता है, तो वो उसके लिए अच्छी राशि भी देता होगा। लेकिन अभी तक मैंने तो जो अनुवाद किए हैं उसमें अ, साहित्य अकादमी से कुछ मानदेय मिलता है, पर वो मानदेय जैसा ही होता है। और बाकी आप जो भी कर रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से अपने जो भी आपको अच्छा लगता है वो करने के लिए कर रहे हैं। अ, लेकिन हो सकता है जैसे मैंने कहा था कि मार्केट डायनामिक्स का रोल होता है, तो हो सकता है कि अगर अ, ऐसे इन रचनाओं की जैसे रॉयल्टी को लेकर भी जो विवाद चल रहे हैं कि प्रकाशक कितनी रॉयल्टी देते हैं, तो हो सकता है कि समय के साथ-साथ अनुवाद की भी महत्ता जैसे-जैसे बढ़ेगी, तो उसका कुछ पारिश्रमिक बेहतर होगा। आप क्या पाती हैं कि युवा पीढ़ी अनुवाद को मतलब अनुवाद बतौर अनुवादक कोई भविष्य है लोगों के पास? भविष्य तो होगा, निश्चित तौर पे होगा और जितनी ज़्यादा भाषाएँ हम जानेंगे, उतना बड़ा भविष्य होगा क्योंकि पहली बात तो ये है कि अंग्रेज़ी में जितने अनुवाद होते हैं, उसका पारिश्रमिक अच्छा है। जो मैंने पहले कहा कि हार्पर कॉलिन्स या हुँ, हुँ। वो जो कराते हैं पेंगुइन, तो वो शायद बेहतर पारिश्रमिक देते हैं। और आप देखेंगे कि अंग्रेज़ी में अनुवाद भी बहुत ज़्यादा है। तमाम भारतीय भाषाओं की रचनाएँ आपको अंग्रेज़ी में अच्छी रचनाएँ आपको पढ़ने में को मिल जाएँगी। लेकिन हिंदी में कम है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, लेकिन जैसे कि आज ही कोई तमिल में बहुत अच्छा उपन्यास आए जिसकी चर्चा हो, जैसे अभी आपने देखा ये जो बानू मुश्ताक का कहानी संकलन है, वो अंग्रेज़ी में अनुदित हो गया लेकिन हिंदी में नहीं हुआ है। हैन कैंग का जो उपन्यास है कोरियन से अंग्रेज़ी में आ गया लेकिन हिंदी में अभी नहीं आया है। तो हिंदी में अभी बहुत बड़ा क्षेत्र खुला हुआ है तमाम भारतीय भाषाओं से और विदेशी भाषाओं से जो अनुवाद हैं वो आने की अभी गुंजाइश है। तो जैसे-जैसे इनकी माँग बढ़ेगी, अनुवाद भी आएँगे साथ में। आखिरी प्रश्न है रेखा जी हमारे संवाद का कि युवा पीढ़ी साहित्य को किस रूप में देखती है? कम से कम आप अभी अ, साहित्य पढ़ा रहे हो और मतलब विश्वविद्यालय में कॉलेज में हो। हुँ। अ, आप जिस समय छात्र थे और आपकी जिस तरह से जिजीविषा थी, आपके पास अवसर मिरांडा हाउस का था और इंद्रप्रस्थ का एक तरफ अंग्रेजी था और दूसरी तरफ हिंदी था। आज की पीढ़ी जो जिन छात्रों को छात्राओं को आप पढ़ाते हो आपको क्या लगता है कि साहित्य का भविष्य कितना सुरक्षित और संरक्षित है? क्या वह आधुनिकता और सोशल मीडिया के प्रभाव से अ, बाज़ारवाद की भेंट चढ़ जाएगा या उसमें भी गंभीर छात्र अपनी रुचि के हिसाब से आएँगे? अ, मैं साहित्य के भविष्य को लेकर बहुत आश्वस्त हूँ। वैसे भी मैं काफ़ी आशावादी आशावादी हैं। हूँ, हुँ, हुँ। लेकिन मतलब एक कारण है। देखिए मैं ये कहूँ कि आज से 15 साल पहले जो मेरी क्लास का ढाँचा था, वो नहीं बदला, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आज जो लड़कियाँ मेरी क्लास में बैठती हैं, वो जितना संघर्ष करके
पढ़ने पहुँचती हैं और जिस जिजीविषा से हर रोज़ जैसे मान लीजिए कि एक नई ज़िंदगी जीते हुए वो क्लास में बैठ रही हैं, पढ़ने आ रही हैं, जो भी पढ़ रही हैं, जो जीवन का लक्ष्य लेके उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की है, वो बहुत कठिन है, हमारे समय से बहुत कठिन है। और इसे मुझे लगता है कि उन छात्राओं को इस बात का क्रेडिट मिलना चाहिए कि इतना सब संघर्ष करके भी वो पढ़ रही हैं। अब सवाल ये है कि वो पढ़ती रहेंगी या नहीं पढ़ती रहेंगी, वो रचेंगी या नहीं रचेंगी। तो मैंने देखा है कि शायद उनमें वो आत्मविश्वास भी है जो आगे वो रचेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि हर क्लास से कोई निकलेगा, लेकिन ऐसा कोई ना कोई स्टूडेंट है ज़रूर, जो कुछ समय बाद हमें मिले और कहे कि हाँ, मैं ये कर रही हूँ। और उसके दायरे भी बहुत बढ़ रहे हैं, अलग-अलग चीज़ें ये स्टूडेंट्स कर रही हैं। तो मेरी तो दिल से यही कामना है कि ये सब लड़कियाँ, ख़ास तौर पे लड़कियों के कॉलेज में ही मैं पढ़ाती हूँ और लड़कियों से ज़्यादा वास्ता है, पर मैं चाहती हूँ कि ये लड़कियाँ कामयाब हों और अपने जीवन की दिशा पाएँ, जिससे कि अ, जिस बिल्कुल भारतीय क्रिकेट टीम की तरह हैं कि पता नहीं कैसे-कैसे करके वो यहाँ तक पहुँची हैं, तो उनकी आगे की यात्रा सुखद हो। उनके सुखद होने में ही, उनमें ही हमारा साहित्य बचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।